दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सुमित्रा नंदन पंत, जो कि हमारे छायावादियों के प्रमुख कवि रहे हैं। इससे पहले मैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने उनके संपूर्ण साहित्य को बताया है और साथ में उन्हें क्रम से याद रखने का एक ट्रिक्स भी बताया है। तो आज हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत, उनके काव्य और साथ में उनके काव्य को याद करने का एक आसान सा ट्रिक, ताकि जब भी आपके प्रश्न आए पंत के काव्यों को क्रम से लगाने का, तो ये प्रश्न आपके कभी गलत ना हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनका जो जन्म हुआ है वो 1900 में हुआ है। ये दोस्तों आपको याद रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी हमारे कवि हैं या फिर लेखक हैं, उनके तो कम से कम जन्म वर्ष हमें याद रहने ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कवियों को या फिर लेखकों को उनके जन्म काल के अनुसार क्रम से सजा है, तो उसमें इसके लिए हमें ये याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों जानते हैं उनका जीवन परिचय। उनका जो बाल्य नाम था, यानी कि उनका जो बचपन का नाम था, वो गुसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत का जो बचपन का नाम था वो गुसाई दत्त था। और उनका जो जन्म स्थान है कौसानी और अल्मोड़ा, जो कि पहले तो उत्तर प्रदेश था लेकिन अब उत्तराखंड हो गया है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो कौसानी अल्मोड़ा में है। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखते हैं। इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो इनके काव्य चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 1907 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इनके जो काव्य है कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, जिनसे कितनी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत है। और उन्होंने कहीं कहीं लिखा भी है कि जो जिस माहौल में वो रहे हैं, यानी कि उनका जन्म है, उसके आसपास मतलब बहुत सारे पेड़, प्रकृति के ही गोद में ये बले हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं प्रकृति के गोद में ही पला बढ़ा हूँ। तो इसीलिए इन्हें प्रकृति से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है और अधिकतर रचना इन्होंने प्रकृति पे ही आधारित लिखा है। और जो है रोला छंद, ये जो रोला छंद है वो इनका सर्वाधिक प्रिय छंद है। और हरिवंश राय बच्चन के साथ इन्होंने खादी के फूल की रचना लिखी है। एक रचना है खादी के फूल, तो इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलके लिखा है। तो कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इन्होंने कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन के साथ लिखी है, तो खादी के फूल। और इसके बाद दोस्तों पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, और कहीं कहीं भी मैनिफेस्टो दिया रहता है, वो मैनिफेस्टो कहा जाता है। यानी जो इनके काव्य पल्लव, उसकी भूमिका को जो है वो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। और पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अरविंद जो दर्शन है उनसे ये बहुत ज्यादा ही प्रभावित है। दोस्तों देखते हैं उनके काव्य। इनके काव्य को जो है हमारे विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। जो पहला हो जाता है छायावादी, दूसरा है प्रगतिवादी, और तीसरा है अंतःचेतनावादी, या फिर उसे अरविंद दर्शन भी कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में यही पूछ दिया था कि अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत के कौन कौन से काव्य है। उसके बाद जो चौथा हो जाएगा नव मानवतावादी या फिर मानवीय दर्शन। इसके अंतर्गत कौन कौन से काव्य आते हैं वो आपको देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक बार पूछ दिया था कि पंत के कौन से काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से काव्य उनके किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो जो इनका सबसे पहला जो काव्य हो गया है वो हो गया है उच्छ्वास, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1920 में है। दोस्तों छायावाद युग के जो चारों कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इनके जो जितने भी काव्य हैं उनका जो आपको जो प्रकाशन वर्ष है वो याद रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब अगर चार अलग अलग कवि के जब काव्य को क्रम से लगाने का जो दे दिया जाता है, तो इन लोगों का जो है अधिकतर रचना इन्हीं लोगों का रहता है। तो अगर संभव हो तो आप पूरा याद कर लें, नहीं तो मैं जो मैं बता देती हूँ उसे तो आप जरूर याद कर लें। इसे याद करने का भी मैं एक टिप्स दे देती हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ है या फिर
वर्किंग है, तो आप इन्हें काव्य को और उनके प्रकाशन वर्ष को एक पेज पे लिख ले, और जहाँ पे आप अधिकतर समय बिताते हैं वहाँ पे आप इसे चिपका दें, और बस एक कोई भी काम करते रहें तो एक दो नज़र उसे देखते रहें, तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो जो इनका उच्छ्वास है वो 1920 में है, और जो ग्रंथि आई है, ग्रंथि जो है वो भी 1920 में है। उसके बाद है बीना जो कि 1927 में है। उसके बाद है पल्लव 1928 में है। उसके बाद है गुंजन, गुंजन जो है ये 1932 में है, और ये जो 5 रचना हो गई ये इनकी छायावाद युग का है। इसके बाद देखते हैं प्रगतिवाद युग में। प्रगतिवाद युग में इनकी 3 रचना है, एक है युगांत जो 1936 में है, दूसरा है युगवाणी जो 1939 में है, और जो तीसरा है ग्राम्या जो कि 1940 में है। तो यहाँ से ये 3 रचना हो गई प्रगतिवादी युग में। उसके बाद जो है अंतःचेतना या फिर अरविंद दर्शन। तो अरविंद दर्शन में भी इनकी 3 रचना आती है। एक आती है स्वर्ण किरण जो कि 1947 में है। उसके बाद है स्वर्ण धूलि जो भी 1947 में है, ये भी। उसके बाद है युगपथ, ये 1949 में है। तो ये इनकी जो 3 रचना हो गई ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। उसके बाद जो उनकी है रचना मानवीय दर्शन में, इसमें है उत्तरा जो 1949 में इसका प्रकाशन वर्ष। उसके बाद है अतिमा 1955 में है। उसके बाद है चिदम्बरा जो 1958 में है। उसके बाद है कला और बूढ़ा चांद जो 1959 में है। उसके बाद है लोकायतन जो 1964 में है। और दोस्तों ये लोकायतन है, इसमें जो महात्मा गांधी हैं उनके महात्मा गांधी के जीवन पर ये काव्य लिखा गया है, उनके जीवन को इसमें दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनके ट्रिक्स को, इनके काव्य को कैसे याद करना है। थोड़ा सा ये ट्रिक्स मुश्किल है, क्योंकि जब मैं पिछली बार जब एग्जाम दी थी तो वहां से पूछ दिया गया था कि अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य पंथ का कौन कौन से काव्य है। तो मैं आते हुए मुझे आ रहा था ये प्रश्न, फिर भी मैं गलत करके आ गई, क्योंकि मैं इन चारों को याद नहीं करके गई थी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो फिर से मैंने दोबारा से ट्रिक्स बनाए हैं कि कौन से काव्य किसके अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन जब आप इसे ध्यान देंगे और 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले है पंत के छाया में। तो पंत हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, और छाया, छाया से याद आपको रखना है छायावादी में बास, बास से हो जाता है, बास से मतलब कि रहने का, रहने का। तो जैसे कहानी है इसको आपको इस प्रकार समझना है कि एक लड़का है जो सुमित्रानंदन पंत के छाया में रह के बीना बजाने लगा, और वो ना बीना बजाना क्या किया, बहुत जल्दी सीख लिया। तो इसे कैसे याद करना है कि पंत के छाया में वास करने से ग्रंथ, ग्रंथ से आपको रखना है याद ग्रंथि। उसके बाद बीना से तो बीना ही है, और पल से याद रखना है पल्लव, और गूंजने लगी, गूंजने लगी से गुंजन। यानी कि फिर से देख लेते हैं कि इनकी छायावादी में कौन कौन से काव्य आते हैं। कि पंत की छाया में वास करने से ग्रंथ की बीना पल में गूंजने लगी। इसे आपके याद करने से ये याद हो जाएगा कि छायावाद में युग में उनके कौन कौन से काव्य आते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रगतिवादी युग में कि प्रगति कर, प्रगति से हो जाएगा प्रगतिवाद युगो युगो तक। तो युगो से हो जाएगा आपका युगांत, और युग तक बानी, युग तक बानी से आपको याद रखना है युगवाणी। उसके बाद है गांव, गांव से याद रखना है ग्राम्या। उसके बाद है क्या बजाने लगा, यानी कि प्रगति कर युगो युगो तक बानी, गांव में बजाने लगा। यानी कि जब वो लड़का बीना बजाने लगा तो क्या किया, गांव में बहुत दिनों तक, बहुत समय तक बीना गांव में बजाने लगा। उसके बाद है दोस्तों ये अरविंद दर्शन या अंतःचेतना वादी में कौन कौन से काव्य आते हैं। यानी कि उसकी चेतना, चेतना से आपको याद रखना है अंतःचेतना या फिर अरविंद दर्शन। उनकी उसकी चेतना स्वर्ण किरण बनकर, स्वर्ण किरण से हो जाएगा स्वर्ण किरण, से धूल बनकर, धूल से हो जाएगा स्वर्ण धूलि, पथ पर आ गई, पथ पर से हो जाएगा युगपद। फिर से देख लेते हैं कि उसकी चेतना स्वर्ण किरण से धूल बनकर पथ पर आ गई। उसके बाद है मानवता, मानव नव मानवतावादी या फिर मानवीय दर्शन में कौन कौन सी रचना आती है। तो देखते हैं कि मानवता के लिए उत्तर, उत्तर से हो जाएगा आपका उत्तरा, अंत, अंत से हो जाएगा अतिमा। उसके बाद है अंबर, अंबर से हो जाएगा चिदम्बरा, और चांद, चांद से हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद है लोक, लोक से हो जाएगा लोकायतन। तो कैसे इसको याद करना है कि मानवता के लिए उत्तर के अंत में अंबर पर चांद लोक बनाया। फिर से दोस्तों इन सारी ट्रिक्सों को एक बार देख लेते हैं कि
पंथ की छाया में वास करने से ग्रंथ की बीना पल में गूंजने लगी। प्रगति कर युगों युगों तक बानी गांव में बजाने लगा। उसकी चेतना स्वर्ण किरण से धूल बनकर पथ पर आ गई और मानवता के लिए उत्तर के अंत में अंबर पर चांद लोक बनाया। इसे दोस्तों आप जब 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और साथ ही ये भी याद हो जाएगा कि इनकी कौन सी रचना किस बाद में आती है। अब दोस्तों देखते हैं कि इनकी आलोचना ये है। इनके 3 ही आलोचना है जो कभी कभी पूछे गए हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने इसे यहाँ पे शामिल कर लिया है। एक है पल्लव की भूमिका, दूसरा है गद पद और जो तीसरा है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। इसको कैसे याद करना है, इसको आप याद रख लेना है कि पंत ने पल्लव की भूमिका गद में लिखी या फिर पद में लिखी, किसी में आप याद कर लीजिएगा कि पंत ने पल्लव की भूमिका गद में लिखी क्योंकि वे छायावाद के कवि थे। तो दोस्तों इससे आपको ये सारी रचना, तीनों जो इनकी रचना है, ये आपको याद हो जाएगी। दोस्तों आपको आज का मेरा ये प्रयास कैसा लगा है प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर आप जो मैं आज का जो वीडियो लेके आई हूँ इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है लर्न विथ रूबी यूजीसी नेट, जिसके अंतर्गत मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। और आपको पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।